अरे भाभी जी, आप बोल रही हैं तो भेज देता हूँ, पर वो क्या है ना, ये सेल वेल सब बेकार होता है। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, वही साड़ी अगर हम बीवी या 5,000 की लाएंगी तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब सेल में हम 2,000 की ले आते हैं तो आपको फालतू लगती है। चलिए कोई ना, आप 5,000 दे ही दीजिए मंजू को। अब भाभी जी आप बोल रही है तो दे देते हैं, लेकिन वेकिन कुछ नहीं भाई साहब, सेल बड़ी मुश्किल से लगती है और इसका फायदा हम लोगों को उठाना ही चाहिए। क्या कहते हैं आप? रमन हंसते हुए अपनी बीवी को 5,000 रुपए दे देता है। शॉपिंग के बाद जब बीवी घर आती है तो, अरे क्या जरूरत थी तुमको शालिनी भाभी को घर पे लाने की, उनके सामने मुझे पैसा देना पड़ा। तो मैं तो कब से बोल बोल के हार गई कि सेल लगी है, शॉपिंग करनी है, सेल लगी है, शॉपिंग करनी है, लेकिन तुम्हारे कान में तो जूं भी नहीं रेंगती है। जब कोई दूसरी औरत आकर ये बात कहती है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सेल वेल बेकार की होती है। वैसे क्या लेकर आई हो? शालिनी अपने शॉपिंग के सारे बैग्स खोलती है और पति को दिखाती है। ठीक है चलो, अब जरा अच्छा सा खाना खिला दो, बहुत तेज भूख लगी है। बाहर चलते ना खाना खाने, मैं अभी शॉपिंग करके थक गई हूँ। तुम्हारे पापा ने तो पैसों का पेड़ लगाया था, उसी से तोड़ कर चलते हैं खाना खाने। तभी डोरबेल बजती है और अंदर आती है बीवी की सबसे प्यारी सहेली स्नेहा। यार क्या बात है, बड़ी शॉपिंग करके आ रही है, पार्टी शर्टी देते। क्यों भैया, कहाँ ले चल रहे हैं खाना खिलाने? अरे वो मैं यही कह रहा था इसको कि तैयार हो जाओ, चल के बाहर कुछ खाकर आते हैं। रात को खाना खाकर घर पहुंचती रमन का मूड बदल गया। सुनो मंजू, ये बता, जब मैंने मना किया था पैसे टाइट है बाहर नहीं जाना, तो तूने स्नेहा को क्यों बोल दिया साथ चलने को? क्या बोल रहे हो, मैंने स्नेहा को कुछ नहीं बोला था, वो खुद आई और आपसे बोला था, फटाक से मान गए। मेरी बात पे तो आप ऐसे मुंह बनाते हो जैसे मैं कुछ अजीब मांग रही हूँ। बिल्कुल ऐसी ही बात है, मैं सुबह से बोल रही थी सेल लगी है, चलो शॉपिंग करते हैं, आपने सुना नहीं। शालिनी भाभी आई, 2 मिनट में पैसे निकाल के दे दिए। स्नेहा आई, फटाफट बाहर खाने के लिए चल दिए। पता नहीं आपको मेरी बात कब समझ में आएगी, बाकी सबकी बात तो एक बार में समझ में आ जाती है। अच्छा बाबा, गलती हो गई, अब शांति से सो जाओ। मंजू मुंह फुला के करवट ले लेती है। इस घर में मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, जब तक कोई बाहर से आकर ना बोले। अगली सुबह फिर वही रूटीन, चाय की प्याली के साथ नई मुसीबत का इंतजार शुरू हो जाता है। सुबह सुबह नाश्ते के टेबल पर मंजू अखबार में एक फोटो दिखाते हुए कहती है, सुनो ये देखो, स्वाति की टाइमलाइन पे फोटो आई है। वो सिंगापुर गई थी ना अपने पति के साथ, और नेहा भी गई थी थाईलैंड। कितनी मस्त फोटो डाली है, चलो ना हम भी कहीं विदेश घूमने चलते हैं। अरे यार, कहाँ की बात ले बैठी सुबह सुबह। नहीं सुनो, सच में बहुत मन कर रहा है, चलो ना बैंकॉक चलते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा। देख मंजू, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी ऑफिस से, और इतनी आसानी से छुट्टी मिलती नहीं है, बॉस को बोलना पड़ेगा, फिर बात बनेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद फिर मंजू मौका देख के कहती है, सुनो ना, बैंकॉक वाली बात का क्या हुआ, छुट्टी की बात का क्या बोले बॉस? अरे यार, अभी टाइम नहीं मिला, ऑफिस में बहुत काम चल रहा है, बाद में देखते हैं। मंजू मन ही मन सोचती है, इनको हर बार बहाना ही मिल जाता है, पता नहीं कब जाएंगे। उसी शाम मंजू के मायके से फोन आता है कि उसके भाई भाभी मिलने आ रहे हैं। मंजू खुश होकर रमन से पूछती है, सुनो ना, मेरे भैया भाभी आ रहे हैं कल, तो खाने में क्या बनाऊं? बताओ ना, कुछ अच्छा सा बनाना है। अरे कुछ भी बना लो जो तुम्हें अच्छा लगे, इतना क्या सोचना। ठीक है, फिर मैं दाल मखनी और पनीर बना लेती हूँ, साथ में कुछ मीठा भी बना दूंगी। अरे नहीं, इतना हैवी खाना बनाने की क्या जरूरत है, साधारण सा कुछ बना दो, दाल चावल बना लो बस। अरे मेरे भाई भाभी आ रहे हैं पहली बार इस साल, और आप कह रहे हो साधारण खाना बना दो? अरे यार, इतना हैवी पचाना भी तो पड़ता है। मंजू चुप हो जाती है, मन ही मन सोचती है, विदेश घूमने के लिए छुट्टी नहीं मिलती, अपने भाई के लिए ढंग का खाना बनाने को भी मना कर देते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे हैं ये। अगले दिन सुबह भाभी रसोई में खाना बनाती है, टेबल पर सब बैठे होते हैं। वाह भाभी, वाह क्या बात है, ये आलू पूरी ना एकदम कमाल की बनी है, मतलब हाथ में जादू है आपका। अरे रमन भैया, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा प्यार से बना दिया। नहीं भाभी, सच बोल रहा हूँ, काश मेरी बीवी भी थोड़ा ऐसा खाना बना पाती तो जिंदगी बन जाती मेरी। मंजू मुंह बनाकर चुप बैठी रहती है, कुछ नहीं बोलती। रात को सब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं। सुनो, क्या कहते हो, हम लोग कहीं विदेश घूमने चले? पास में ही दुबई चलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ भाभी, बिल्कुल चलते हैं, मैं तो इससे कब से कह रहा था विदेश घूमने चलो, सारी सहेलियां जा रही है घूमने, हम भी चले, अब तो बात बनी गई। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है, चलो फिर हम चारों मिलकर टिकट बुक कर लेते हैं कल ही। रात को सब सोने जाते हैं तो भाई रमन के कमरे में आकर कहता है, क्यों भाई, कैसा चल रहा है सब, खुश तो है ना मंजू तेरे साथ? अरे भाई साहब, सब बढ़िया चल रहा है,
बस यही है कि तुम्हारी बहन ना थोड़ी जिद बहुत करती है, पर मैं क्या करूं, हर जिद पूरी कर देता हूं उसकी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसकी बात मानता हूं, कभी ना नहीं करता। तभी मंजू, जो दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी, अंदर आकर कहती है, अच्छा, तो आप हर जिद पूरी करते हो मेरी? हाँ मंजू, मैंने देख लिया आज। विदेश जाने की बात में भाभी ने बोला और आपने 1 सेकंड में हाँ बोल दिया। और कल सुबह खाने के लिए भी आपने खुद बोला, जो अच्छा लगे बना लो। लो भाई साहब, मैं तो मान गया, बहुत अच्छे हो आप। हाँ भाई, बहुत अच्छे ही है। बस मेरी बात पे इनके कान बंद हो जाते हैं और दूसरों की बात पे एकदम खुल जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं भाई, चलो अब सो जाते हैं, कल सुबह टिकट का जुगाड़ भी करना है। मंजू हैरान रह जाती है, ये क्या, पति तो उसके बोलने पर भी कुछ नहीं करता, लेकिन वहीं अगर कोई दूसरी औरत कहे तो झट मान जाता है। अब मंजू अपनी नई रणनीति अपनाना शुरू करती है। कुछ दिनों बाद मंजू के मन में एक तरकीब आती है। वो सोचती है, जब भाभी और स्नेहा की बात रमन तुरंत मान लेते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी बात इन्हीं के मुंह से कहलवाऊं। अगले दिन मंजू फोन पर शालिनी भाभी से बात करती है। भाभी, एक काम करना ना, शाम को घर आना, बस जरा एक बात रमन को बोलनी है, आप ही बोल दो तो बात बन जाएगी। अरे बताओ तो सही, क्या बात है? भाभी, बस इतना बोल देना कि मंजू को नई साड़ी दिलवा दो, फेस्टिवल आने वाला है, बाकी मैं संभाल लूंगी। शाम को शालिनी घर आती है। इधर उधर की बातें करने के बाद अचानक कहती है, अरे रमन भाई साहब, जैसे त्योहार आ रहा है, मंजू के लिए कुछ नई साड़ी वगैरह दिलवा दीजिए। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल, कल ही ले जाता हूँ इसको बाजार। मंजू चौंकने का नाटक करती है। अरे भाभी, आपने क्यों बोला, मुझे कहाँ जरूरत है साड़ी की। कोई बात नहीं, अरे भाई साहब ने बोल दिया है तो अभी ले लो ना। अरे नहीं नहीं भाभी, ठीक कह रहे, कल शाम को चलते हैं ना शॉपिंग पे। रात को मंजू मन ही मन बहुत खुश होती है। चलो, तरीका मिल गया मुझे, अब बस यही करना है हमेशा। कुछ दिन बाद मंजू अपनी सहेली स्नेहा को फोन करती है। स्नेहा यार, एक हेल्प चाहिए, कल घर आना, बस इतना बोल देना रमन से कि भाभी को कहीं घुमाने ले जाओ ना, बहुत थक गई है घर के कामों से। अरे वाह मंजू, तू तो पूरा प्लान बना के बैठी है। अरे यार, अपनी बात तो ये सुनते नहीं, तुम लोगों की सुन लेता है, तो मैं भी अब यही रास्ता अपना रही हूँ। अगले दिन स्नेहा घर आती है और बातों बातों में बोलती है, भैया भाभी को इतना काम करते देखा है मैंने, थोड़ा बाहर घुमा लाइए ना कहीं। हाँ सही कह रही हो मंजू, चलो ना इस वीकेंड कहीं चलते हैं। अरे स्नेहा, तुझसे किसने कहा ये सब बोलने को। अरे कुछ नहीं मंजू, बस ऐसे ही मन में आया कि तू कहीं जाती ही नहीं घूमने, तो भैया से बोल दूं, क्यों नहीं जाना क्या। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना, जाना है भाई, जाना है। धीरे धीरे मंजू को समझ में आ जाता है कि उसे अपनी हर बात रमन तक पहुंचाने के लिए बस एक जरिया चाहिए होता है, चाहे वो भाभी हो, सहेली हो या घर आया कोई महिला मेहमान, जो खुद कभी सीधे मुंह कुछ नहीं मांगती, बल्कि पहले फोन पर सबको समझाती है कि क्या बोलना है और फिर घर पर आने के बाद हैरान होने का नाटक करती है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। इस तरह उसकी हर इच्छा पूरी होने लगती है और रमन को कभी शक भी नहीं होता कि ये सब तो मंजू की ही चली हुई चाल है। फिर एक दिन मंजू का मन कई दिनों से मायके जाने को कर रहा होता है, पर जब भी वो रमन से बात छेड़ती वो टाल देता। सुनो ना, मन कर रहा है कुछ दिन मायके हो आऊं, बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले। अभी नहीं मंजू, बहुत काम है घर में, फिर कभी चले जाना। मंजू मन ही मन सोचती है, इनसे सीधे कहने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। वो अपने मायके के पास वाली सहेली रीना को फोन लगाती है। रीना, एक हेल्प चाहिए थी यार, तू अपने जीजा जी यानी रमन को फोन कर और बोल कि तेरे घर पर कोई पूजा या कार्यक्रम है और मुझे 1 हफ्ते के लिए बुलवा ले। अरे वाह मंजू, तू भी ना, ठीक है, कर देती हूँ बात। शाम को रीना रमन को फोन करती है। इधर उधर की बातें करने के बाद घुमा फिरा कर बोलती है, जीजा जी, अगले हफ्ते हमारे यहाँ छोटी सी पूजा है घर में, सोचो मंजू को भी बुला लो, बहुत दिन हो गए मिले हुए, भेज दीजिए ना उसे कुछ दिन के लिए, अच्छा लगेगा उसे भी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, भेज देता हूँ, उसे कोई बात नहीं। ठीक है जीजा जी, मैं मंजू को बता देती हूँ। रमन खुशी खुशी घर आकर मंजू को बताता है, सुनो रीना का फोन आया था, उसके घर कोई पूजा वूजा है, चली जाओ ना तुम 1 हफ्ते के लिए, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी। मंजू मन ही मन मुस्कुराती है, पर ऊपर से तो हैरान होने का नाटक करती है। अरे सच में, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ठीक है, चली जाती हूँ फिर। मंजू खुशी खुशी सामान पैक करती है और अगले दिन मायके निकल जाती है। वहां जाकर वो अपने मम्मी पापा के साथ पूरे 1 हफ्ते आराम से समय बिताती है, पुरानी सहेलियों से मिलती है, माँ के हाथ का खाना खाती है और बचपन की यादों में खो जाती है।
इस तरह वो पूरी तरह भूल जाती है कि उसने रीना के घर वाली पूजा की कहानी बनाई थी। एक हफ्ते बाद जब मंजू वापस घर लौटती है, रमन उसे देखकर पूछता है, अरे आ गई तुम? कैसा रहा रीना के घर का प्रोग्राम? पूजा अच्छे से हो गई? रीना के घर? कौन सी पूजा? अरे वही जो तुमने बताया था ना, रीना के घर पूजा है इसलिए जाना है। अरे हाँ, वो पूजा, वो तो बहुत अच्छे से हो गई। मैं तो भूल ही गई थी, इतना काम था घर में कि दिमाग ही नहीं चल रहा था। सच बताऊं तो मैं तो अपने घर के काम काज से इतना थक गई हूँ कि बस अपने मायके जाकर आराम करना चाहती हूँ। रमन शक भरी नजरों से उसे देखता है। अच्छा ठीक है, चलो कोई ना। मंजू मन ही मन राहत की सांस लेते हुए सोचती है, चलो बात तो संभल गई। वैसे भी अब इनको कभी पता नहीं चलेगा कि असली सच क्या था। मंजू का हौसला अब बढ़ चुका था। उसे समझ में आ गया था कि उसकी हर बात अगर किसी और औरत के मुंह से निकले तो रमन बिना सवाल किए मान जाता है। अब उसके मन में एक नई इच्छा जागती है, अकेले घूमने जाने की। मंजू अपनी पुरानी कॉलेज फ्रेंड पूजा को फोन लगाती है, जो अब एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती है। पूजा, एक हेल्प चाहिए। तू रमन को फोन करके बोलना तेरे ऑफिस की एक गर्ल्स ओनली ट्रिप जा रही है थाईलैंड, और मुझे भी साथ ले जाना है। अरे मंजू, अकेले भेज देंगे तेरे पति? अरे तू बस बोल के देखना, बाकी मैं संभालूंगी। शाम को पूजा रमन को फोन करती है और बातों बातों में कहती है, भैया हमारे ऑफिस की ग्रुप ट्रिप जा रही है थाईलैंड, सिर्फ लड़कियां जा रही है। सोचा मंजू को भी पूछ लूं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा उसके लिए, थोड़ी रिफ्रेश भी हो जाएगी। रमन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, अरे लेकिन अकेले, मतलब बिना मेरे? अरे भैया हम सब साथ होंगे ना, ग्रुप में जाएंगे। आजकल तो सब जाते हैं ऐसी ट्रिप पे, कुछ गलत थोड़ी ना इसमें। अच्छा ठीक है, भेज देता हूँ। घर आकर रमन मंजू को बताता है और मंजू हैरान होने का नाटक करते हुए खुशी खुशी बैग पैक करने लगती है। थाईलैंड से लौटकर मंजू का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। कुछ दिन बाद मंजू की नजर अपनी अलमारी पर पड़ती है। उसे लगता है कि अब उसे अपने कपड़ों में भी बदलाव लाना चाहिए। वो अपनी पड़ोसन शालिनी भाभी से बात करती है, भाभी एक काम करो ना, रमन से बोल दो ना कि आजकल शॉर्ट ड्रेसेस का ट्रेंड है, मंजू को भी पहनने दो, अच्छी लगेगी। अरे मंजू, तू भी ना कमाल की तरकीबें निकालती है। अगले दिन शालिनी घर आती है और बातों ही बातों में कहती है, रमन भाई साहब, आजकल तो सब लड़कियां शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है, बड़ा स्टाइलिश लगता है। मंजू को भी पहनने दिया करो, इतनी अच्छी फिगर है उसकी। रमन थोड़ा असहज हो जाता है, अरे भाभी वो सब हमारे यहाँ। अरे भाई साहब, जमाना बदल गया है, इतना पुराना सोचना छोड़िए। अच्छा ठीक है, जैसी उसकी मर्जी। मंजू पास ही खड़ी सुन रही थी, अंदर ही अंदर मुस्कुराती है। अगले दिन से वो नई शॉपिंग करने निकल जाती है। अब मंजू की डिमांड्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन उसे लगता है कि उसे पार्लर में अच्छे से मेकओवर की जरूरत है, वो भी महंगे वाले। इस बार वो अपनी सहेली स्नेहा को फोन करती है, स्नेहा यार रमन से बोलना, मुझे पार्लर के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए, फेशियल, हेयर स्पा सब कुछ करवाना है। अरे मंजू, तू तो सच में एक्सपर्ट हो गई है इस काम में। अरे यार, जब सीधे बोलने से कुछ नहीं होता तो घुमा के ही करवाना पड़ता है। स्नेहा घर आकर रमन से कहती है, भैया मंजू भाभी को देखा है, कितने दिनों से पार्लर नहीं गई, थोड़ा खर्च कर दो, अच्छे से मेकओवर करवा दो, चेहरे पर चमक आ जाएगी। अरे स्नेहा, इतना महंगा? अरे भैया, महीने में एक बार तो बनता है ना, खुद को भी अच्छा महसूस होगा उसे। रमन आखिरकार मान जाता है और मंजू को पैसे दे देता है। मंजू महंगे पार्लर में जाकर फेशियल, हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब करवाती है और घर लौटकर आईने में खुद को निहारते हुए मुस्कुराती है। रात को रमन थका हारा सोफे पर बैठा होता है, अपने दोस्त विकास को फोन लगाता है। यार विकास, पता नहीं क्या हो गया आजकल, मंजू की हर डिमांड किसी न किसी के मुंह से आती है और मैं मना भी नहीं कर पाता। अरे भाई, ये तो सीधी सी बात है, दूसरों की बात मानने की तेरी आदत का फायदा उठा रही है भाभी। अरे लेकिन मैं मना कैसे करूं, हर बार लगता है भाभी लोग सही कह रही हैं। बस यही तो प्रॉब्लम है तेरी, अपनी बीवी की बात पे भरोसा नहीं, दूसरों की बात पे आंख बंद करके यकीन कर लेता है। रमन गहरी सांस लेते हुए चुप हो जाता है और मन ही मन सोचता है, सच में ये तो सोचने वाली बात है। इधर मंजू अपने कमरे में बैठी नई ड्रेस पहनकर आईने में खुद को देखती है और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचती है, अब तो बस यही तरीका है अपनी बात मनवाने का, और ये तरीका काम भी कर रहा है। कुछ दिन बाद रमन ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और दरवाजे के बाहर ही उसे मंजू की आवाज सुनाई देती है। वो चुपचाप खड़े होकर सुनने लगता है। अरे भाभी, बस इतना बोल देना रमन को कि वैसे भी मैं क्या करूं, कहने को मेरे पति है लेकिन दूसरी औरतों की बात मानते हैं।
उसी बात के लिए मैं सर भी पटक दूं ना तो इनको फर्क नहीं पड़ता, और कोई दूसरी औरत हंसकर क्या बोल दे झट से मान जाते हैं। रमन का माथा ठनकता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। मंजू हड़बड़ाकर फोन काट देती है। मंजू सच सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? भाभी, स्नेहा, पूजा, हर बार कोई ना कोई आकर मुझे कुछ बोलता है और बाद में पता चलता है कि तुमने ही सबको फोन करके सिखाया होता है। मंजू पहले तो घबराती है, फिर हिम्मत करके सच बोल देती है। हाँ, मैंने ही करवाया ये सब, क्योंकि जब मैं खुद कुछ मांगती हूँ तो आप मना कर देते हो, लेकिन वही बात कोई और बोले तो आप फौरन मान जाते हो। मुझे बहुत बुरा लगता था ये सब देखकर। रमन कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, यार सच कहूं तो मुझे भी अब समझ में आ रहा है, मैं तुम्हारी बात को इतना सीरियसली नहीं लेता था जितना बाहर वालों की बात को ले लेता था। शायद इसलिए क्योंकि घर की बातें मुझे रोजमर्रा से लगती थी और बाहर से आई बात खास लगती थी। और मुझे लगने लगा था कि आपसे कुछ मनवाने के लिए मुझे कस्टमर केयर जैसे किसी और की जरूरत पड़ती है। दोनों हंस पड़ते हैं। रमन मंजू का हाथ पकड़कर कहता है, अब से प्रॉमिस, तुम जो भी कहोगे मैं ध्यान से सुनूंगा। तुम्हें किसी शालिनी भाभी, किसी स्नेहा या पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में? क्योंकि अभी मेरा अगला प्लान था कि मैं अपनी सास से कहलवाऊं कि मुझे नई गाड़ी चाहिए। रमन हंसते हुए सिर पकड़ लेता है। मंजू